हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या होता है? रेस्ट्रेंट का मीनिंग समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप रेस्ट्रेंट का मीनिंग होता है नियंत्रण, यानी कि किसी भी चीज पर रोक लगाना या फिर संयम, या फिर किसी भी चीज को करने के लिए करने से रोकना। ठीक है। ट्रेड, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी ऐसी चीज जैसे आप कोई काम करते हैं उसके ऊपर रोक लगाना। ठीक है। या फिर नियंत्रण, उसको काम को करने से आपको रोकना। ठीक है। तो वो होता है रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सेक्शन 27 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसके अंदर रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन दी गई है। यानी कि रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या होता है? जो आप एग्रीमेंट बनाते हो, ठीक है, वो रेस्ट्रेंट हो जाए तो क्या होगा, वह एग्रीमेंट कैसा एग्रीमेंट होगा, उसके बारे में सेक्शन 27 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं सेक्शन 27 के अंदर। सेक्शन 27 स्टडी करेंगे, साथ में इसकी हम एक्सेप्शन स्टडी करेंगे कि एक्सेप्शन के अंदर क्या दिया गया है। और जो एक्सेप्शन के अंदर हम स्टडी करेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे, अगर कोई व्यक्ति एग्रीमेंट बना देता है, सेल्स ऑफ गुडविल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो ऐसा एग्रीमेंट क्या रहेगा, उसका नेचर वॉइड रहेगा वो, या फिर वैलिड होगा, या फिर वॉइडेबल होगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं हम इसके अंदर जो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड। एग्रीमेंट, कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति को रोकता है या फिर उसके ऊपर नियंत्रण, उसके ऊपर नियंत्रण लगाता है कि आप यह कार्य नहीं करोगे। ठीक है। तो वह जो एग्रीमेंट होगा वह कैसा एग्रीमेंट होगा, वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब जो डेफिनेशन दे रखी है इसकी, एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रेस्ट्रेंड। एवरी एग्रीमेंट, हर एक ऐसा एग्रीमेंट, बाय विच एनीवन इज रेस्ट्रेंड, किसी भी व्यक्ति के द्वारा रेस्ट्रेंड किया जाए फ्रॉम एक्सरसाइजिंग ए लॉफुल प्रोफेशन, अपने लॉफुल प्रोफेशन को एक्सरसाइज करने से किसी व्यक्ति को रोका जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा। ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड, तो वह क्या होगा, एग्रीमेंट जो है वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। ठीक है। अब आपको डेफिनेशन समझ में आएगा। अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वह किसी भी व्यक्ति को रोकता है, लॉफुल प्रोफेशन, ये आपको पॉइंट ध्यान में होना चाहिए कि लॉफुल प्रोफेशन से अगर वह व्यक्ति रोकता है, ठीक है, तो वह एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है। ये चीजें आपको बहुत परेशान करती है, क्योंकि ये अगर आप जैसे कोई एग्जाम देते हो, ठीक है, तो उसमें पूछ लेता है छोटे छोटे पॉइंट। अनलॉफुल प्रोफेशन कर दिया तो उसमें क्या पता आप उलझ जाओगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किसी ने पूछ क्या रखा है। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए लॉफुल प्रोफेशन को रेस्ट्रेंट करता हो, तब जो आपका एग्रीमेंट है वह एग्रीमेंट वॉइड होगा। ठीक है। अब बात करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक्स और वाई, टू पार्टीज है। एक्स कौन है? एक्स एक व्यक्ति है जो क्या करता है, वाई को बोलता है कि आप मान लीजिए इसकी ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, तो आप जो है क्या नहीं करोगे, आप यह काम नहीं करोगे। ये इसके साथ एग्रीमेंट करता है, एक्स और वाई एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो जो यह एग्रीमेंट होगा, यह एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स है वह वाई को उसके जो लॉफुल प्रोफेशन कैरी करना चाहता है उसे रोक नहीं सकता है, इसको अपने प्रोफेशन कैरी करने से। क्योंकि वाई फ्री है, कुछ भी काम कर सकता है, उसकी मर्जी है, जो भी काम करे वह, लेकिन लॉफुल होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स है और वाई है, इनके बीच में जो एग्रीमेंट बना है वह एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब इसके अंदर हम इसके एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन के अंदर क्या दे रखा है, सेविंग ऑफ एग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस विच गुडविल इज सोल्ड, यानी कि सेविंग ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को क्या सेव कर सकता है, नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस विच गुडविल इज सोल्ड। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, अपनी जो गुडविल है उसको सोल्ड कर देता है, तो वह एग्रीमेंट को क्या कर सकता है, वॉइड होने से बचा सकता है। तब वहां पर जो रेस्ट्रेंट कर रहा होगा कोई भी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति को उसके प्रोफेशन से रोकने के लिए, जहां पर उसकी गुडविल है सोल्ड हो चुकी होगी, ठीक है,
तो वहां पर जो एग्रीमेंट है वह क्या होगा, वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा हमारा। ठीक है, तो वहां पर जो एग्रीमेंट है हमारा वॉइड नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वन हु सेल्स द गुडविल ऑफ ए बिजनेस may agree with the buyer to refrain from carrying on a similar business within specified local limits so long as the buyer, ठीक है, वन हु सेल्स द, मान लीजिए एक पार्टी है एक्स और एक है वाई। एक्स ने क्या कर दिया, ये कौन है, सेलर है। ठीक है, इसने क्या कर दिया, बायर को अपना जो बिजनेस है, ठीक है, उसको सेल कर दिया है। ठीक है, तो इसने जो बायर है, इसने जो इसका बिजनेस लिया है, तो इसने क्या कर लिया, इसका जो टाइटल है वह भी परचेज कर लिया, जो बिजनेस था वह भी क्या कर लिया, बाय कर लिया। तब यहाँ पर जो वाई है, वाई ए को क्या कर सकता है, रेस्ट्रेन कर सकता है कि वह एक्स है, जो एक्स क्या करेगा, वह बिजनेस नहीं करेगा स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के अंदर। जो वो क्या कर सकते हैं, एक समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं कि इतने समय तक आप इस एरिया के अंदर, ठीक है, यह बिजनेस कैरी नहीं करोगे। तो यहाँ पर जो इसका राइट बन जाता है, वाई का राइट बन जाता है कि जो एक्स को वह क्या रोक सकता है, तो वह एक ऐसा एग्रीमेंट बना सकता है। तो वह एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। ठीक है, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट सो लॉन्ग एज दे बायर। ठीक है, और एनी पर्सन ड्राइविंग टाइटल टू द गुडविल फ्रॉम हिम, और जो टाइटल होगा, टाइटल, ठीक है, उसके लिए भी यह जो बायर है इसको बोल सकता है कि जो आपका टाइटल था, ठीक है, जो आपने बिजनेस मुझे दिया है, मान लीजिए उसने कोई भी बिजनेस लगा ली, जिसकी ग्रोसरी शॉप थी या फिर कोई फर्म थी या कंपनी थी, उसका जो नाम है, टाइटल है, वह एक्स को रोक सकता है कि आप उसे यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि अगर मान लीजिए जो एक्स है वही सेम टाइटल यूज करेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इसको लॉस होएगा। तो यह क्या कर सकता है, एक्स के साथ ऐसा एग्रीमेंट बना सकता है, उसे रोक सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर हम, जो इसकी सेकंड एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन के अंदर क्या दिया गया है। उससे पहले मैं आपको एक जो लाइन है वह बता देता हूँ, बुक्स के अंदर दे रखी है। उसके अंदर क्या है, द गुडविल विच हैज बीन the subject of sale is nothing more than the probability that the old customer will resort to old place। यानी इसका मीनिंग क्या है इस लाइन का, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे यहाँ पर एक्स और वाई थे, उसी तरह मान लेते हैं हम 2% है ए और बी। ठीक है, बी की कोई कंपनी है, किसी भी चीज की लगाई सॉफ्टवेयर, मान लीजिए बी क्या है, बायर बनाते हैं बी को, ए को सेल। ठीक है, तो बी की कोई, जैसे ए की कोई कंपनी थी सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर बनाते थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो बी क्या करता है, इसकी कंपनी को कर लेता है, बाय कर लेता है। ठीक है, इसकी कंपनी का मान लीजिए टाइटल है, कोई भी लगा लेते हैं हम, जैसे कोई भी टाइटल लेते हैं, जैसे सॉफ्ट टेक कंपनी ले लेते हैं, टाइटल होगा इसका सॉफ्ट टेक कंपनी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसने क्या कर लिया, इसका जो बिजनेस है, जो इसकी कंपनी है, उसको बाय कर लिया है बी ने, ए की कंपनी को। तो साथ में ही जो इसका टाइटल है उसको भी बाय कर लिया है। तो यहाँ पर जो बी है इसको रेस्ट्रेन कर सकता है, ठीक है, ए को, कि आप जो है ना तो इसका टाइटल यूज करोगे, जो सॉफ्ट टेक कंपनी है ये नाम आप यूज नहीं करोगे, और इतनी सीमा तक आप क्या है, जो इस बिजनेस को कहीं पर भी कैरी नहीं करोगे, दोबारा से कोई कंपनी नहीं खोलोगे। क्योंकि अगर मान लीजिए ए ऐसा करता है, तो इसके जो ओल्ड कस्टमर होंगे वह तो इसके पास ही आ जाएंगे, बी के पास नहीं जाएंगे, और बी को क्या हो जाएगा, लॉस। तो उसके कारण बी ऐसा एग्रीमेंट बना सकता है, इस व्यक्ति को रोक सकता है कि आप
जो है ऐसी कंपनी यहाँ नजदीक नहीं खोलोगे, ठीक है। और जो टाइटल है कंपनी का जो है यूज नहीं करोगे, क्योंकि जो कस्टमर्स है तो उसी के पास जाएंगे ना जिसके साथ वह पिछले टाइम से जो सामान लेते आ रहे हैं, या फिर जो सॉफ्टवेयर है वो परचेज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उनके साथ उसकी जान पहचान है, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं जो पार्टनरशिप एक्ट है, उसके अंदर भी जो इसकी दो एक्सेप्शन दी गई है, सेक्शन 36 एंड 54 के अंदर। उसके अंदर क्या है कि जो रीजनेबल टाइम है या फिर लिमिट्स है, उसके अंदर क्या है, जो बिजनेस को है कैरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा 54 है उसके अंदर क्या है, जो उसको रोक सकता है जो दूसरी पार्टी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में काम करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ए बी प्लस सी तीनों पार्टनर्स है, ठीक है, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये तीनों पार्टी हैं, एक दूसरी पार्टी को कह सकती है कि आप कोई भी बिजनेस कैरी नहीं करोगे सेम नाम से, और जब तक आप हमारे साथ पार्टनरशिप में हो, या फिर एक एक्सेप्शन और भी लग सकता है कि आप जैसे ही मान लीजिए इनमें से कोई रिटायर हो जाता है, ठीक है, मान लिया बी रिटायर हो गया, ठीक है, तो यह सी पार्टी की और ए पार्टी इसको क्या बोल सकती है कि आप इतने समय तक जो बिजनेस आप हमारे साथ करते थे वह बिजनेस नहीं करोगे, एक ऐसा एग्रीमेंट बना सकती है, और वो एग्रीमेंट क्या है, आपका वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा, ठीक है। और सेकंड पार्टनरशिप में है तब भी ऐसा कर सकते हैं, वह तीनों पार्टनर्स एक दूसरे को बोल सकते हैं कि, या फिर एक एग्रीमेंट बना सकते हैं कि जब तक हम पार्टनरशिप में हैं ऐसी सेम कंपनी कोई भी नहीं खोलेगा इस लिमिट्स के अंदर, या फिर जो है पार्टनर्स के अंदर रहेंगे, पार्टनरशिप के अंदर रहेंगे, तो ऐसी कंपनी कोई नहीं खोलेगा। अब बात करते हैं अभी इसके अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके जो वो भी साथ के साथ कवर हो जाएंगे, तो आपको ध्यान में भी रहेगा अगर आप साथ के साथ पढ़ते हैं तो। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वह बनेगा एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, ठीक है, यानी कि एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। ऑप्शन आ सकते हैं, वॉइड आ जाएगा, वैलिड, या फिर वॉइडेबल, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इनमें से आपको राइट आंसर क्या लगता है, क्योंकि आप डेफिनेशन जैसे डेफिनेशन देखोगे कि आपने देखा होगा, थोड़ा सा स्टडी किया होगा, ध्यान में होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड वॉइड, तो इसका आपको राइट आंसर मिलेगा वॉइड। तो आपका एक क्वेश्चन करेक्ट हो गया, इसमें से एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आपका बन गया। या फिर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड वॉइड डिफाइन इन विच सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 27 के अंदर डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की हमारे, ठीक है। इसके अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड वॉइड, ठीक है, और उसके अंदर आपको क्या है, केस लॉ दे दिए जाएंगे, 4 केस दे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट केस जो स्टडी करके जाने हैं वो उसके अंदर आपको मेंशन किए हुए मिल जाएंगे, बेयर एक्ट के अंदर वही केस लॉज ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, एक बार आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। साथ के साथ जैसे ही आप डेफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं, या फिर यहाँ पर जो आप बुक्स के अंदर से स्टडी करेंगे, ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा आप देख लीजिए केस लॉज है, केस लॉज के अंदर आपको पता चल जाएगा कि यह केस लॉज किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो आपके 3-4 अगर आप ऐसे 3-4 एमसीक्यूज करते रहे पर सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो आप के लिए बहुत इजी हो जाता है कोई भी एग्जाम को क्रैक करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड के साथ। और फिर भी अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू।